चलिए, तो ये थी हमारी नेटवर्क थ्योरम। हमने अभी फिनिश की है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट किया जाए। घर जाके पढ़ भी रहे हो या बस वैसे ही नाम से खत्म कर रहे हो? स्टार्ट खत्म, स्टार्ट खत्म। घर जाके पढ़ भी रहे हो ना? आऊँगा अब, जरा कुछ सवाल देने शुरू करूँगा। सोच रहा हूँ अगर मेरा छुट्टी जाना हो तो उस दौरान दे के जाऊँ तो मैं तभी पढ़ा दूँ। नहीं, आपको बताऊँगा नहीं ना कि कब जाना। तुम लोग मेरे से पहले तैयार। हाँ। नहीं, आप लोगों को इतना काम दे के जाऊँगा कि तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। हाँ। ना ना ना, फिर तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। है। लेकिन नहीं आता। उस समय कोई ये चैलेंज नहीं था ना कि सिलेबस इतने दिन में भी निपटाना है। यार मक्खी भी इतना बिल्कुल खुश हो रही बेचारी है। पेन वगैरह तो बिल्कुल अति हो जाएगी। जेई में भी कम पूछता है ना इसे तो। कभी फंसी होगी कोई। चलो जी, फिर शुरू करेंगे। चैप्टर 6। चैप्टर 6 है हमारा फंडामेंटल ऑफिस। अब ये बताओ कि फंडामेंटल ऑफ एसी में फिर थोड़ा सा टाइम देके तरीके से ही पढ़ा दूं या फिर आज ही उड़ा दूं इसे? अरे, ये तो मैं तो तुम्हारे वैसे ही मन की बात जानना चाह रहा था। पढ़ाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से ही। वो तो इसलिए कि बच्चों को जैसे वो लिख रहा था बच्चा की जेई का बता दिया, ये बता दिया। दिक्कत यही तो है, हमें ढंग से सुनते ही कहाँ है। सुने तो बात ही बन जाए। लेंगे लेंगे। जब एक बार टक्कर लगेगी तब लेंगे। हैं? अरे हम थोड़ा ही कह रहे हैं कि भाई। अभी मैंने कहा तो। मेरे जो मैंने पढ़ाया था अलग से बैच में, कोई बच्चा तरीके से अगर अब तक जितनी चीजें मैंने कराई थी प्रॉपर, और इसी तरीके से मैं यहाँ भी दोबारा से हर एक चीज को बता के चल रहा हूँ। देखो ना, छोड़ने का एक समय आएगा। लेकिन छोड़ के पढ़ाया तभी जा सकता है जब पहले डिटेल में पढ़ चुके हो। एक समय आएगा जब 15-20 दिन में ही पूरा पढ़ लेंगे हम लोग। तो उस 15-20 दिन का फायदा तो देख तभी है जब पहले से ढंग से पढ़ रखा है। नहीं तो फिर तो मन समझाने की बात है। और देखो, पहले से इतिहास गवा रहा है अपने कंफर्ट वाली स्थिति से, मतलब जो मुझे
अच्छा लगता है ना, तो मैं उस स्थिति से बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता इंसान का। वो पहले शास्त्रों से चली आई है कि अगर किसी को धनुष चलाना तो उसे गदा चलाने में मजा नहीं आ रहा, और वो अपने आप को बेचारा इसी को दुनिया मान बैठा। तो समस्या ये है कि आजकल विद्यार्थी को जो उसे नहीं आता अगर वो पढ़ाने लग जाए तो उसे लगता है तो आउट ऑफ सिलेबस है। पढ़ने वालों की संख्या लेकिन कम है। हाँ, पढ़ने वालों की होनी भी चाहिए। देखो, अगर अध्यापक एफर्ट कर रहा है, कुछ नई चीज सिखाने में प्रयास कर रहा है, तो भी सीखो। तो मैंने इतने शिद्दत और ईमानदारी से इसमें कराया, बहुत तरीके से एक एक चीज को खत्म करवाया, बल्कि मशीन भी इतने डेप्थ में पढ़ा रखा कि ये जो वैसे आजकल यूट्यूब पे नौसिखिए अध्यापक पढ़ा रहे हैं ना, उनकी रेल बना देंगे अगर किसी ने ढंग से पढ़ रखा होगा। वो किसी ने अगर सुन ली होगी। इसी मशीन में ही लगभग आर्मेचर रिएक्शन में हमने 5 लेक्चर लगा रखे। बच्चों को पूरा बता रखा कि भाई तुम्हें रटवाया जरूर जा रहा है कि बरस रख दिया मैंने पे, कहाँ है, कब आगे गए कब पीछे गए, पूरा चित्र बनवा रखा है। मतलब ढंग से अगर सीखे तो बहुत मजा आएगा, उसको आनंद आएगा कि भाई नई चीज यार मिली है। अब देखो यार, किस किताब में नहीं लिखा होगा भाई, कसम से बताओ कि भाई मॉइस्चर को यानी नमी को सोखने के लिए तुम ब्रीथर में सिलिका जेल मिलाते हो। बताओ किस में नहीं लिख रखा, सब में तो लिख रखा है। तो जो अंतर पैदा होता है सिलेक्शन में, यहां से हो ही नहीं रहा। अंतर वहां से नहीं हो रहा है, अंतर हो रहा है छोटे छोटे से न्यूमेरिकल किसने कर लिए। छोटी छोटी चीजें जैसे मैं भी जिक्र कर रहा था इंडक्शन मोटर में, तो इंडक्शन में सब लोग रट्टा मार रहे हैं कि टॉर्क और स्लिप का संबंध जो होता है वो समानुपाती है। पूछ ले कि स्टार्ट हुआ है उस समय क्या होता है, वही उत्क्रमानुपाती। तो वहां नॉलेज चेक हो जाती है कब, थ्योरी वाले पेपर में छोटे छोटे सवालों में ही। इसीलिए तो आप लोगों का उद्देश्य अभी ये होना ही नहीं चाहिए कि क्या छोड़ना है नहीं छोड़ना, अभी तो जितनी चीजें मैक्सिमम सीख सके तब है। छोड़ छाड़ के पढ़ाने का तरीका तब है जब भर्ती सामने आ गई, 20 दिन बच रहे, तो तब टीचर क्या काम करता है, क्योंकि हम लोग को इतने दिन में 10-12 साल में ये अंदाजा हो गया कि ये छोड़ना है ये पढ़ाना। लेकिन अभी छोड़ के क्यों चले, जब 10-15 दिन बचे, चलो ठीक है यार 10-15 दिन का टाइम है, तो इन्हें वही चीज बताते हैं अब जो पेपर में आने का ज्यादा चांस है। मैक्सिमम चीजें वही पढ़ाते हैं। तो वहां पे अपना 2-3 घंटे क्लास में जैसा पूरा बेसिक खत्म कर दिया, वो तो तब है कहानी। और जब से ये कोर्स आया तब से तो उसके बाद तो यूपीपीसीएल की अब तक कोई भर्ती नहीं आई, और मेरा तो मेनली ये कोर्स ही डिजाइन अकॉर्डिंग टू द यूपीपीसीएल पैटर्न। मतलब मेन टारगेट मेरा वही है, क्योंकि इसमें जिस तरह का पेपर आया उसी को आइडिया मान के मैंने हर एक चीज बताई भी है बच्चे को। तो अभी आप लोगों का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यार ये छोड़ना है ये सीखना है, अभी तो जो सीखना है मतलब सीखना है, अपने आप को इस कैटेगरी में अलग खड़ा करना है। और आपको भी ये पता है, सच्चाई आप भी जानते हो कि आप बहुत थोड़े से प्रयास से अपने आप को आईटीआई के बाकी लोगों से अलग कर सकते हो। बस थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। अब थोड़ी मुश्किल चीजें तो करनी भी पड़ेगी और सीखनी भी पड़ेगी। अब वो जमाना चला गया कि ले लो एक किसी भी एक पर पब्लिकेशन की एक पॉइंट वाली ऑब्जेक्टिव वाली यूथ पब्लिकेशन रट्टा मार लो, एक कोई कौन सी रुकमनी और ये सब आती है, इन्हें रट लो और पेपर नहीं आता यार। अब रटे रटाई चीजों से तुक्का जरूर लग सकता है लेकिन सिलेक्शन की गारंटी नहीं। और इतनी कंपटीशन भी बहुत हाई हो गया। अब बिल्कुल डेफिनेटली, और यही सिलेक्शन में मेजर रोल है। मैं बोल तो रहा वाले पेपर में देखो एक सवाल आया, अब आरएमएस वैल्यू सब रट के जा रहे थे, एग्जामिनर ने कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं दिया, थोड़ा मजाक कर लिया, ताकि ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ईएमएफ का औसत मान बताओ। पेपर में था तुम्हारे ये यूपीपी से, देखो 4.44 बोल रहा है ना। नहीं भाई, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये गलतियां ही तो होती है, एग्जामिनर ने
4 होता है। मल्टीप्लाई 4 को 1.11 से डिवाइड करके तब आरएमएस आता है, तो एवरेज में 4 होता है और इसमें सॉरी एवरेज में 4 और आरएमएस में 4.44। तो नॉर्मल चीजें तो सब लोग रटेंगे, आपको नॉर्मल प्लस एडवांस पढ़ के चलनी है। अर्थिंग की चीजें किताब में सारी लिखी हुई है, लेकिन जब हम अंडरग्राउंड केबल में चलेंगे तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, वो तुम्हारे में चित्र बना रखा है अंडरग्राउंड केबल का, लेकिन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी का सूत्र गायब है। मतलब जी मैक्सिमम अपॉन जी मिनिमम बराबर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब पेपर में आ गया, तुमने ये 30-35 जो सवाल यूनिक आने हैं उन्हें सॉलिड तरीके से अटेम्प्ट कर लिया तो बाकी से अपने आप खड़े हो लग, बाकी लोग सोच ही नहीं पा रहे वहां तक। तो इसलिए हमें अभी ये चिंता करनी ही नहीं लेवल की कि कौन से लेवल की, अभी तो मैक्सिमम चीज इतनी सीख पाएंगे उतनी सीखो। चलो जी, जैसे हम फंडामेंटल ऑफ एसी की बात करते हैं, तो फंडामेंटल ऑफ एसी में हम लोगों को देखिए क्या क्या चीजें सीखनी है। पहले हमें सीखना है कि हमारे पास जो उत्पन्न एसी होती है उसका व्यवहार क्या है, उसका नेचर क्या है, वो कैसे अपने अधिकतम मान पे जाएगा, क्या आवृत्ति होती है, क्या आवर्तकाल होता है, क्या कालांतर यानी फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस को निकालने का आपको बहुत ही अल्टीमेट अब तक जो पढ़ाया इससे भी नई वाली विधि सिखाता हूँ, और ज़्यादा मस्त वाली, तो कभी गलत होने का मतलब ही नहीं है। फिर पावर फैक्टर, फिर औसत मान लिखने का तरीका, और मैं तुम्हें औसत मान इस तरीके से सिखाऊंगा कि औसत मान में जो बच्चे जेई की भी तैयारी कर रहे होंगे, सवाल छोटा सा ही है इतना सा आईटीआई का, लेकिन सिखाया नहीं टीचर ने, उनसे पूछ भाई इसका जरा औसत मान बता। मैंने कहा तो ढंग से अगर पढ़ लिए तो तुम्हारे लिए कोई मैटर है ही नहीं कि तुमने जेई का करना था, इसका करना था, अभी तो सीखना था। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर मान लिखना, उसका शॉर्टकट क्या है, Vm/√2 तक नहीं रहना, एसी का कितना Vm/√2 वहां तक नहीं रहना भाई, वहां तक तो किताब में लिख दिया, हमें थोड़ा सा यहां से एक कदम आगे चलना पड़ेगा। फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, पीक फैक्टर, फिर हमें ये जानना है एक रेक्टेंगल फॉर्म होती है, एक पोलर फॉर्म होती है, इनसे सवाल बनता है, ये गणित का है, यहां फंस जाता है बच्चा। फिर प्रतिबाधा, प्रतिघात, एडमिटेंस सीखते हो आप, जिसकी यूनिट मोह आती है वो क्या है, तो ये सब हमें फंडामेंटल ऑफ एसी में सीखना है, ये हमारा उद्देश्य है और ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके बाद में चलेंगे एसी सर्किट एनालिसिस। यार अभी जो रिसेंट पेपर हुआ उसमें से एसी में खूब न्यूमेरिकल दिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, बच्चे को आइडिया ही नहीं था। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग फंडामेंटल ऑफ एसी का, हम डीसी की परिभाषा से। देखो डीसी का तात्पर्य सीधे सीधे ये समझते हैं कि जिसमें मान, दिशा, जिसमें जो मान होता है वह दिशा समय के साथ में नहीं बदलती। मान 10 है तो मतलब 10 है, हम ओरिजिनल डीसी की बात कर रहे हैं, हम पल्सेटिंग हिलने डुलने वाले डीसी की बात नहीं कर रहे। रियल में वो ऐसी कोई वेवफॉर्म होती भी नहीं, वो तो फिर ऐसी बनाई जा सकती है। एसी का मतलब होता है कि जिस इकाई में समय के साथ मान व दिशा परिवर्तित होता हो वो कहलाएगा एसी। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट। गुड, अच्छा जी, एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट। हाँ तो फिर बाबू एसी, ध्यान दो सुनना, देखो मैं इसलिए तो कहा ना कि मजेदार तरीके से सीखना है, कोई टेंशन नहीं है। फिर इसकी फुल फॉर्म क्या कहोगे आप, अब जब न्यूमेरिकल पढ़ते हो, सवाल पढ़ते हो, एसी करंट
और 5 एम्पियर, इसकी फुल फॉर्म क्या बताई? अरे बताओ ना। अल्टरनेटिंग करंट, और फिर सामने क्या है? अल्टरनेटिंग धारा, धारा। ये इसका हिंदी में मतलब हुआ। तो इसका मतलब तो अल्टरनेटिंग करंट होता नहीं। फिर दूसरी चीज, ऐसा नियम आ रहे हैं, एसी वोल्टेज, ये भी तो लिखा रहता है। तो फिर इसकी फुल फॉर्म क्या पढ़ी तुमने? हाँ बताओ ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। ये कभी सुना कोई शब्द? नहीं सुना ना। जबरदस्ती घुसाओ मत गलत चीजों को। तो फुल फॉर्म होती है अल्टरनेट साइकिल, मतलब समय के साथ बदल जाने वाली। अल्टरनेट, रिपीट, एक एक के बाद में रिपीट। अल्टरनेट, हम कहते नहीं कई बार अल्टरनेट डे पे क्लास लगेगी, तो मतलब जो आज लगा एक दिन छोड़ के फिर से वही रिपीट होगी, वो होती है अल्टरनेट। तो इसके फुल फॉर्म होती है अल्टरनेट साइकिल, लिखेंगे अभी, चिंता ना करो। तो एक सवाल बहुत बढ़िया आगे देखो, मजाक मजाक में ऑब्जेक्टिव है। डायरेक्ट साइकिल, डीसी वोल्टेज, तो डायरेक्ट करंट वोल्टेज थोड़ा ही पढ़ते हैं। अच्छा, नहीं तो तुम्हारी भी क्या है, जैसे तुमने हमारी बात सुनी नहीं होगी, हमने तो पहले भी कई बार जिक्र किया इसका। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जब जड़ें मजबूत हो तो आगे भी अच्छा काम हो सके। अभी यही के पेपर में पूछा कि सबसे अच्छा है उत्तराखंड वाले में, सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताओ। प्रतिरोधी की गाय भी पूछे। मतलब पेपर में जरूरी नहीं कि अच्छा ही बने, बहुत हायर जो पेपर है वो थर्ड क्लास भी बन जाते हैं। सिलेक्शन तो अगर 100 भर दिए तो 100 ही रखने हैं ना, आसान बने मुश्किल बने। एग्जाम लोग तो सीधी बात है, अगर 70 है तो मतलब 70 आने हैं, टॉप 70 वो आने हैं, चाहे पेपर कुछ भी हो। तो देखिए जी, इसमें हम लोग लिखते हैं पहले डीसी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट साइकिल। डायरेक्ट साइकिल, तो इसमें लिखेंगे जिस इकाई में या क्वांटिटी में समय के साथ, हाँ जी, है पढ़ने के लिए। अच्छा, बस थोड़ा सा वेट करो बार, मैं आता हूँ। जिस इकाई में समय के साथ मान व दिशा नहीं बदलती है, वह डीसी सप्लाई या डीसी कहलाती, डीसी इकाई कहलाती। देखो आप लोग बनाते हो ये समय है, मेरा तात्पर्य है, देखिए या तो वोल्टेज ऐसा बने या फिर करंट। ये मेरे लिए शुद्ध डीसी थी। मैंने कहा तो पल्सेटिंग डीसी जो ऐसे बनती है ना, जो रेक्टिफायर आउटपुट देता है, मेरा मतलब उससे नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली हम यहाँ प्योर जो डीसी है उसी की चर्चा कर रहे हैं। एसी अल्टरनेट साइकिल,
अल्टरनेट साइकिल की सप्लाई में इकाई में समय के साथ मान व दिशा दोनों जिस सप्लाई में समय के साथ मान व दिशा दोनों बदल जाती वह एसी सप्लाई क्या कहेंगे बेटा, वह एसी सप्लाई कहलाती। देखिए साहब, एसी सप्लाई में जरूरी नहीं कि साइनसोइडल ही हो। जैसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि साइनसोइडल तो हमें सबसे पहली चॉइस है हमारी, क्योंकि मशीन जब घूम के हमें देती है तो हम ये रेफरेंस कुछ तो लेना पड़ेगा ना। फिर 1 किलो सामान लेने गया तो कुछ तो हमें लेना पड़ेगा भाई रेफरेंस। ये भी एसी है। देखो भाई, हमने ये कहा भी एसी है। गुड। अब में टैलेंट तो बहुत है आप कि सर, टैलेंट तो बहुत है लेकिन कभी घमंड नहीं किया। ये ट्राइंगुलर, ये सब हमारी क्या है भाई, एसी के अलग अलग नेचर है। देख लिया आप लोगों ने। चलिए देखिए जी, हम एसी उत्पन्न होने की जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी है ये नियम पढ़ना। फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ठीक है, इसका ये मतलब है फैराडेज विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखे। देखो ये नियम क्या कहता है। देखो मेरा यहाँ एसी से बहुत ज्यादा इस नियम का मतलब नहीं है, नियम तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चुंबकत्व में, लेकिन जब एसी की शुरुआत कर रहे तो बनाने से ये सब चीजों का आपको पता हो। तो हम लोग कहते हैं जब कोई चुंबक किसी चालक को काटता है या
चालक किसी चुंबक को काटता है। जब कोई चुंबक किसी चालक को काटता है या चालक किसी चुंबक को काटता है तो चालक में विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ उत्पन्न जब कोई चुंबक किसी चालक को काटता है या चालक किसी चुंबक को काटता है तो चालक में विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ उत्पन्न होता है। 7 बजे की आपकी कहाँ है क्लास? नहीं नहीं, तो वो तो मैं अपने हिसाब से चेंज करता रहूंगा ना, यूट्यूब की क्लास स्टैंडर्ड नहीं है ना। नहीं नहीं, मतलब जब मैं फ्री होऊंगा रात रोज के हिसाब से रखूंगा ना टाइम। यहाँ से नहीं लूंगा ना, मैं स्टूडियो से ही लूंगा क्लास। हाँ हाँ, चेक कर यार। हम्म। अरे लाइव इन 23 आवर्स आ रही है ना यार, तो 7 की है ना। क्लिक करो ना बेटा, लाइव इन 17। ये तो आ तो रहा है। हाँ जून, जून ना, 7 जून है ना। 7/6 पहले मंथ होता है इसमें ना। कोई नहीं, घर जाओ। घर जाओ। अभी तो बेटा मैं क्लास में हूँ 9 बजे तक। यहाँ से बार बार बंद हो रही है ना क्लास, जब तक सही नहीं होगा तब तक। डायरेक्ट कौन जा रहा है यूट्यूब पे? तुम क्या बोल रहे थे? इसे कौन चला रहा है यूट्यूब पे? कुछ भी बोले जा रहे हैं यार। यूट्यूब पे कब चलाए? वो तो लग से वो वाला बैच है ना। यूट्यूब थोड़ा ही है वो। नहीं तो वो उन्होंने कल के लिए लगाई होगी ना, कल के लिए लगाएंगे ना, अपना कल का काम निपटा के जाएंगे ना। हाँ, जब कोई चुंबक किसी चालक को काटता है या चालक किसी, आज तो मेरी इसलिए ना क्योंकि मेरी पूरी पीपीटी पीपीटी भी बनी हुई ना, मैंने दिन में बनाई नहीं। तो विद्युत वाहक बल या ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ भी यहाँ घनत्व होता है, ये एल है, और ये वेग यानी वी से घूम रहा है, ये होता है थीटा।
तो आप इसके लिए जो फॉर्मूला सीखते हो, E बराबर में BLV साइन थीटा। इस फॉर्मूले का कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए जो हमारे पास में घड़ी है, और वैसे भी देखो ना यार, यूट्यूब की जो मेरी क्लासेज है वो तो मेरे अपनी सुविधा के अनुसार लगेगी भाई। मेरे लिए तो पहले वो है ना, जो बच्चे दूर से आगे बैठ के अपना, चाहे फीस ज़्यादा है कम है, लेकिन कोई बच्चा बाहर से आया है तो किराया दे रहा है, जो बैठा है, मेरे लिए तो प्रायोरिटी पर ये है पहले। यूट्यूब की तो अपनी क्योंकि यूट्यूब में कौन कद्र करता है, कितनी भी जान लुटा दो तुम, हैं? हाँ, तो यूट्यूब तो ये है कि भाई फ्री सेवा तो तब होगी जब टाइम होगा इंसान पे, तो उसके हिसाब से समय निकालेंगे। BLV साइन थीटा 0 डिग्री रेफरेंस है। तो हम लोगों ने ये कहा कि देखिए, अगर यहाँ ये जो लाइन है ये होती है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा का मान कितना रखे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, देखिए ई मैक्स। ठीक है, मिल गया। यहाँ पे पहुंचे हम, कितने चले जी, 190 डिग्री। फिर से क्या मिलेगा, सो यहाँ पर पहुंचेंगे हम लोग, तो यहीं से देखना है कितने चले, 200 माइनस के ई मैक्स, और फिर वापस में ऐसे ही 360। तो फिर से क्या है, इज पूरी एक साइकिल चलाने की बात हमने की है। तो इसी के हिसाब से हम लोगों को जो वेवफॉर्म प्राप्त होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफरेंट होती है, लेकिन हम मान के चलते कि भाई यही प्राप्त होती है। देखिए, घड़ी में समय की बात अगर बेटा हम करें, तो समय को हम दो तरीके से देख सकते हैं, और एसी में तुम एक एक न्यूमेरिकल कर सकते हो, बस ध्यान से शब्दों को सुन लें। समय को अगर हमें बचपन से 1 बजे को ये सिखाया जाता कि क्लॉकवाइज 30 डिग्री, मतलब घड़ी के चलने में 1 बजे का मतलब है कि जब जो आवर्स पॉइंटर होती है, जो घंटे बताती है और जो मिनट बताती है, उसमें कोण बनता है जी 30 डिग्री। और हमारी घड़ी में ये होता भाई कि हमें पूछता कोई टाइम 2 बजे, और हमें 2 बजे नहीं सिखाया जाता, हमें पढ़ना सिखाया जाता क्लॉकवाइज 60 डिग्री। भाई 2:30 बज गए जी, क्लॉकवाइज 75 डिग्री। 3 बज गए, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ये भी तो एक वे था सिखाने का। अच्छा जी, तो यहाँ देखिए, जब हम एसी एनालिसिस की बात करते हैं, वैसे तो ये समय है, लेकिन हमने कहा कि समय को हम दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, एक सेकंड में है, एक सेकंड में। सेकंड और मिनट आवर एक ही तो यूनिट है, एक सेकंड में और एक एंगल में। अच्छा जी, तो देखिए कोण को प्रदर्शित करने का हमारा जो तरीका है, भाई कोण की जो इकाई है वो होती है रेडियन। यही तो लिखते हो भाई। अच्छा जी, तो यानी कि अगर मैं कोण बनाऊं, कोण रिप्रेजेंट करूं, तो मैंने लिखा यहाँ ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी मेरा कोण बताता है। अब इस चीज को हमने सिद्ध किया, ठीक है सर। ओमेगा की इकाई है रेडियन पर सेकंड, और भाई समय की इकाई क्या है, सेकंड। तो सेकंड से हो गया सेकंड कैंसिल, कितना मिला, रेडियन का मतलब क्या है, कोण। अब या तो आप भाई देखो, कोण तो मतलब ये भाई, रेडियन आ गया तो हम लोग आसानी से डिग्री में लिख लेंगे। भाई कुल मिलाकर या तो 180 डिग्री कहने लग जाए, या हम लोग पाई कहने लग जाए। बात तो एक ही है, या तो हम 180 कहें, या फिर हम पाई कहें, या तो हम 360 कहें, या हम 2 पाई कहने लग जाए। तो हमने यहाँ
कोण को प्रदर्शित कर दिया ओमेगा टी से। और हमने कहा जी देखो अपना रेडियन के हिसाब से हमने ये रख दिया कि भाई पाई बाई टू, पाई ये 270, 2 पाई, मतलब कुल मिला के 0, 90, 180, 270, 360। भाई 360 को 2 पाई भी तो कहेंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ डिग्री में रखो, रेडियन में बात तो कोई नहीं। तो हमने कहा जी देखो पहले 0 पर था, अब ये चॉइस आपकी है, चाहे वोल्टेज ले लो या बेटा यहाँ धारा ले लो, मर्जी आपकी है। आपने कहा जी यहां से चला ये, लेकिन ये फिर 180 पे 0 आ गया, और आपने कहा जी 90 पर ये अधिकतम मान मिला, जो भी कहा आपने ली धारा वोल्टेज। फिर ये ऋणात्मक आया, देख लो यहां से यहां तक ये था, फिर इसके अपोजिट मिला। तो ये था जी पाई बाई टू, ये था आपका पाई, ये सीधे लिख लो जी 2 पाई। अच्छा जी, ये यहाँ 270 जो हमें मिल रहा है वो कितना हो गया जी, माइनस के क्वांटिटी का मैक्सिमम। इकाई आपकी मर्जी यार, तुम करंट में पढ़ो या वोल्टेज में पढ़ो। भाई वोल्टेज में पढ़ेंगे तो वीएम, करंट में पढ़ेंगे तो आईएम। तो ये हो गया जी। चलिए अगर वोल्टेज के लिए सीखें तो यहां से ये हो गया भाई मैक्सिमम मान, और अगर इसे भी सीखे तो ये मैक्सिमम। देखो यार वीएम प्लस और माइनस सिर्फ दिशा ही तो बता रहा है। भाई अगर ये 70 प्लस है तो 70 माइनस है। तो जो अधिकतम मान मिला, जो हमें अधिकतम मान मिला उसका मान तो अगर चाहे तो पॉजिटिव वाला कंसिडर करोगे या निगेटिव वाला। भाई अगर 100 ऊपर देख लिया तो ठीक है जी, 100 पीक है। ये तो कहलाता है यहां अधिकतम मान, जिसे आप लिखते हो पीक वैल्यू या फिर बेटा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर हमें जो सप्लाई मिल रही है वो सप्लाई हमें मिली। अब देखो जी, जब हमने कहा कि हमारे लिए सप्लाई रेफरेंस कौन सी है, तो हम इसे लिखते हैं ई बराबर में, रेफरेंस क्या है, या तो ईएम कहो या वीएम कहो, ईएम साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब है जी कोण रखते चले जाओ, उसके हिसाब से परिवर्तित होता चला जाएगा। अगर बाबू करंट में लिखना है तो आई बराबर आई एम साइन ओमेगा। ये आपने कहा जी ये चैप्टर पूरा पढ़ने के लिए मेरे पास जो रेफरेंस इकाई है वो भैया हमारे पास साइनसोइडल है। पूरा चैप्टर को पढ़ने के लिए जैसे हमारे पास में रेफरेंस में क्या है, साइनसोइडल है। इसे पहले यहां तक लिख लो फिर चलेंगे। वीडियो कट कट हो रहा है भाई। अभी अभी सही करेंगे इसे कट कट को।
क्या कर रहा था? यहाँ से आगे फिर कल कराऊंगा।